हेलो एंड वेलकम बैक टू किरन्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज़ जिसमें कि 900 एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो जारी है। ये 900 एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे किरन्स कॉमर्स जोन की ऐप पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, उसमें आपको 900 एमसीक्यूज़ मिलेंगे। आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो मेरे एनालिसिस वीडियोज़ हैं उनके साथ अपने फिर जो आंसर्स हैं उनको मैच कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि 10 मॉक टेस्ट, हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन है अकाउंटेंसी के, कुल मिला के 500 क्वेश्चन भी आपको मॉक टेस्ट जो हैं वो आपको मिलेंगे इसी ऐप में विद एनालिसिस वीडियोज़। और साथ ही साथ ये भी बता दूँ कि 11th 12th BCom BBA और CA फाउंडेशन के ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। किसी को अगर वो बैच ज्वाइन करना है वो हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 41 अंडर सेक्शन 15 सेल इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस। इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। तो सेल किस बेसिस पे टैक्सेबल होती है ये पूछा गया है। रिसिप्ट बेसिस पे, बी ड्यू, सी अर्लियर ऑफ ए और बी, और डी नन। तो सैलरी किस बेस पे टैक्सेबल है? अर्लियर ऑफ ए और बी, रिसिप्ट या ड्यू विच एवर इज अर्लियर, उस बेस पे हमारी सैलरी जो है वो टैक्सेबल होती है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस आर फुली टैक्सेबल। अगेन इनकम टैक्स का क्वेश्चन। इसमें से कौन सा अलाउंस है जो फुली टैक्सेबल है, यानी जिसपे हमें टैक्स देना पड़ता है? ए वार्डन अलाउंस, बी सर्वेंट अलाउंस, सी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ऑल ऑफ द अबव। तो आप अलाउंस जब उसमें पढ़ेंगे, सैलरी टॉपिक है ये इनकम टैक्स का, तो उसके अंदर अलाउंस आप पढ़ेंगे। 3 तरह के अलाउंस आपको दिखेंगे, फुली टैक्सेबल, फुली एग्जेम्प्टेड और पार्शली टैक्सेबल। तो ये तीनों अलाउंस फुली टैक्सेबल अलाउंस में आते हैं, इसलिए इसका आंसर रहेगा डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस आर फुली एग्जेम्प्टेड। ये भी उसी में आएंगे, अलाउंस में सैलरी टॉपिक है जो। इनमें से कौन से अलाउंस है जो फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं? फुली एग्जेम्प्टेड यानी जिसपे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। ए सैंक्टरी अलाउंस ग्रांटेड टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, बी अलाउंस पेड बाय यूएनओ, सी कंपनसेटरी अलाउंस रिसीव्ड बाय जज, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही अलाउंस जो हैं वो फुली एग्जेम्प्टेड हैं। सो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड अप टू। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना एग्जेम्प्टेड है? ऑप्शन आर ₹100 पर एनम फॉर 2 चिल्ड्रन, ऑप्शन बी ₹100 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन, ऑप्शन सी ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन, और ऑप्शन डी ₹100 पर एनम पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना एग्जेम्प्टेड है? एक बच्चे के लिए 100 और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए 200 रुपये की एग्जेम्पशन है पर मंथ जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की। तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट इज हॉस्टल एक्सपेंचर अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड। हॉस्टल एक्सपेंचर अलाउंस कितना एग्जेम्प्टेड है? ऑप्शन ए 300 पर एनम फॉर 2 चिल्ड्रन, ऑप्शन बी 300 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन, ऑप्शन सी 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन, और ऑप्शन डी ₹300 पर एनम पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। तो ये एजुकेशन अलाउंस का 3 गुना यानी 300 है। एक बच्चे के लिए 300, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए 600 रुपये की एग्जाम्पशन है पर मंथ। एक बच्चे की 300, 2 बच्चों के लिए 600 रुपये पर मंथ एग्जाम्पशन है। इसके ऊपर का जो भी अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा। सो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड अप टू ₹3200 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना एग्जेम्प्टेड है? एग्जेम्प्टेड अप टू 3200 पर मंथ। किसके लिए? ए फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, बी फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सी हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइड, और डी मेंटली हैंडीकैप्ड। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले जो नॉर्मल पीपल थे उनके लिए फुली टैक्सेबल था, लेकिन अब ये जो है सिर्फ जो हमारे हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए जो है एग्जेम्प्टेड है। कितना? 3200 पर मंथ ओनली फॉर हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज। फॉर नॉर्मल पीपल इट इज़ फुली टैक्सेबल। पहले ये जो था नॉर्मल पीपल के लिए भी एग्जेम्प्टेड होता था, 1600 रुपये पर मंथ होता था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई है। अब सिर्फ ये हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज़ के लिए, और एग्जेम्पशन कितनी है? 3200 पर मंथ। चलिए जी नेक्स्ट इज ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं, इसको आप पढ़ोगे रनिंग फ्लाइट अलाउंस। रनिंग फ्लाइट अलाउंस कितना एग्जेम्प्टेड है? 70% ऑफ सच अलाउंस, जितना वो अलाउंस मिल रहा है उसका 70%, या फिर बी 10,000 पर मंथ, या सी लोअर ऑफ फेयर बी, या डी 5,000। तो रनिंग फ्लाइट अलाउंस कितना एग्जेम्प्टेड है? उस अलाउंस का 70% या फिर 10,000 रुपये महीना, दोनों में से जो कम होगा। सो सी इज़ द राइट आंसर। फॉर एग्जांपल मान लो एग्जांपल के तौर पर आपको फ्लाइट अलाउंस मिल रहा है, सपोज करो 2 लाख रुपये, ठीक है। अब इसमें से एग्जाम्पशन कितनी है आपकी? मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके क्लियर कर दूं तो कि थोड़ा आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। 70% ऑफ सच अलाउंस, कितना अलाउंस मिल रहा है भाई? 2 लाख। एक तो हो गया 2 लाख का आप 70% करो, यानी जितना अलाउंस मिल रहा है, ज़रूरी नहीं कि 2 लाख मिले, कितना भी आपको मिले उसका 70% ले लो, वो हो गया 1,40,000, ठीक है।
या फिर 10,000 रुपया महीना। अगर 10,000 रुपया महीना है तो साल का कर लो कैलकुलेट, क्योंकि ये पूरे साल की फिगर निकालते हैं। तो 1,20,000, दोनों में से विच एवरेज रेस, जो छोटा होगा वो एग्जाम्पशन हो जाएगी। यानी इन दोनों में से छोटा क्या, 1,20,000, तो ये एग्जाम्पशन हो गई, बाकी 80,000 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्या था आंसर, लोअर ऑफ ए और बी, इन दोनों में से जो कम है वो एग्जाम्पशन होगी। सो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट, एग्जाम्पशन फ्रॉम लीव सेल इज गिवन अंडर सेक्शन। भाई सेक्शंस तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। लीव सेल की एग्जाम्पशन किस सेक्शन के अंडर आती है, दैट इज सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA। मैक्सिमम एग्जाम्पशन इन केस ऑफ लीव एनकैशमेंट इज, लीव एनकैशमेंट के केस में जो मैक्सिमम एग्जाम्पशन है वो कितनी है। ऑप्शन ए 2.4 लाख, ऑप्शन बी जस्ट ए सेकेंड, ऑप्शन बी 3.5 लाख, ऑप्शन सी 3 लाख, ऑप्शन डी 10 लाख। तो जो लीव एनकैशमेंट की मैक्सिमम एग्जाम्पशन है वो 3 लाख है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। एन एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 एज ए ग्रेटिट्यूड ऑफ सर्विस। रिटायरमेंट के वक्त या रिटायरमेंट से पहले भी आपको ग्रेचुइटी मिलती है, उसमें कितनी एग्जाम्पशन है। एन एम्प्लॉई अगर वो ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर आता है तो सो एन एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 इफ द एम्प्लॉय हैज़ कंप्लीटेड सर्विस ऑफ 16 ईयर 6 मंथ्स एंड 5 डेज। अगर किसी एम्प्लॉय ने 16 साल 6 महीने 5 दिन सर्विस कंप्लीट की है, देन टू कैलकुलेट एग्जाम्पशन ऑफ ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी की एग्जाम्पशन कैलकुलेट करने के लिए द नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर शैल बी टेकन एज, हम कितने कंप्लीटेड ईयर्स को लेंगे। देखिए इसमें एक रूल है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने कुछ साल और कुछ महीने, कितने महीने, मान लो 6 महीने से ज़्यादा काम कर लिया, कुछ साल यानी जैसे 16 साल, यहाँ पे लिखा है 6 महीने 5 दिन, तो 6 महीने से ज़्यादा अगर काम कर लिया तो उन महीनों को हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको ईयर माना जाएगा। तो इसका मतलब 17 साल, क्योंकि 16 साल 6 महीने और 5 दिन। तो याद रखना 6 महीने से ऊपर अगर एक दिन भी किया होगा तो उसको हम एक साल कंसिडर करेंगे, उस हिसाब से ये 17 साल बनते हैं। अगर 16 साल 6 महीने होते तो हम उसको 16 साल ही लेते। 6 महीने से कम एक दिन भी अगर ऊपर होगा तो उसको पूरा साल मान लिया जाएगा। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे कितने ईयर्स बनते हैं, 17 ईयर एग्जाम्पशन कैलकुलेट करने के लिए। चलिए जी नेक्स्ट इज द मैक्सिमम सीलिंग लिमिट फॉर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेचुइटी फॉर एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर द पेमेंट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है, 10 लाख, बी 5 लाख, सी 3.5 लाख, डी 20 लाख। देखिए इसका आंसर शायद पीछे आंसर की में गलत है, ये आंसर बताया, ये पहले होता था 10 लाख इसकी एग्जाम्पशन होती थी, लेकिन अब इसकी एग्जाम्पशन बढ़ गई है जो कि हो गई है 20 लाख। सो डी इज़ द राइट आंसर। मिस्टर पी who claimed exemption of gratuity in past to the extent of 2,50,000 was entitled to gratuity from the present second employer amount of rupees 20 lakh in assessment year 1920। खैर अब तो असेसमेंट ईयर हमारा चेंज हो गया तो ये तो होगा नहीं। बोथ ऑफ एम्प्लॉयर्स आर कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, दोनों एम्प्लॉयर्स पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर आते हैं। एग्जाम्पशन मिस्टर पी को कितनी होगी, देखिए मैक्सिमम एग्जाम्पशन 20 लाख है, ये तो फिक्स है। लेकिन अगर मान लो आप 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयर के यहाँ काम करते हो, नहीं 2 जगह पे काम करते हो और एक जगह पर आपने 2.5 लाख की एग्जाम्पशन ऑलरेडी ले रखी है, तो आपको बैलेंस एग्जाम्पशन ही मिलेगी भाई, पूरी 20 लाख नहीं मिलेगी। तो 17,50,000 ही आपको बैलेंस एग्जाम्पशन आपको मिलने वाली है। सो डी इज़ द राइट आंसर। इसका आंसर भी शायद पीछे गलत है तो इसको भी आप सही कर लें। चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कौन सा था, 53 इंटरेस्ट क्रेडिट टू SPF यानी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड शैल बी, ऑप्शन ए फुली एग्जेम्प्टेड, ऑप्शन बी फुली टैक्सेबल, ऑप्शन सी एग्जेम्प्टेड अप टू 8.5% पर एनम ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन, और ऑप्शन डी एग्जेम्प्टेड अप टू 9.5%। तो जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है उसमें जो एग्जेम्पशन है इंटरेस्ट की वो 9.5% तक एग्जेम्प्टेड है, इससे ज़्यादा मिलेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर हम कैश बुक का बैलेंस जो है स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, सिंपल सी बात है दोस्तों, ये कैश बुक ये पासबुक, अगर आप कैश बुक का बैलेंस ले रहे हो तो आपको उसको मैच करना है पासबुक के साथ। अगर पासबुक का बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो इसको भी इंक्रीज़ कर दो, अगर एज़ कम्पेयर टू कैश बुक बैलेंस इसका डिक्रीज़ हो रहा है तो इसको भी डिक्रीज़ कर दो। अगर इंक्रीज़ है तो इसको भी इंक्रीज़ कर देना है, अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है तो इसको भी डिक्रीज़ कर देना है। क्लियर है। अब देखिए
बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, अगर कस्टमर ने बैंक में पैसा जमा करवाया तो बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज। मैंने कहा था अगर ये इंक्रीज हो गया तो इसको भी इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हमारा आंसर रहेगा ए यानी एडिड। चलिए जी, नेक्स्ट इज ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज ए, ऑप्शन ए पार्ट ऑफ कैश बुक, पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नन ऑफ द अबव। भाई बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ना तो पार्ट ऑफ कैश बुक है, जस्ट ए सेकेंड, ना तो पार्ट ऑफ कैश बुक है, ना बैंक अकाउंट का पार्ट है, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, नन ऑफ द अबव, इनमें से ये कुछ भी नहीं है। सो दोस्तों आज हम इतना ही रखेंगे। आज हालांकि थोड़े कम ही MCQs हुए हैं, 15 MCQs हुए हैं, तो आगे कोशिश करूँगा थोड़ा ज़्यादा 20-25 MCQs करवाने की। थोड़ा टाइम कम है आज मेरे पास, तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 20 से 25 MCQs डिस्कस करेंगे। तब तक आप वो तैयार रखो, जहाँ आपको डाउट है वेट करो मेरे वीडियोस का, और जब मैं वीडियो लेके आऊँगा तो आप अपना जो डाउट है उसमें आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।